हमने देखा कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं, उस न्यूरोलेमा के हवाले से एक जैसे आयंस होते हैं जिन्हें कहते हैं लीकी चैनल्स कहते हैं, दूसरे आयंस जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, जो वोल्टेज की डिफरेंस की वजह से ओपन या क्लोज होते हैं। और तीसरा प्रोटीन जैसे होता है उसका नेम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। अक्सर आयन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चैनल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक आयन क्रॉस कर सकता है, और सोडियम पोटेशियम पंप एक ऐसा चैनल है जिसमें सोडियम एज वेल एज पोटेशियम आयन्स दोनों जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो आज जैसे हम थोड़ी नर्व इम्पल्स को सीखेंगे, उसके स्टेप्स को, ये सारी रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ के जरिए जैसे की जा सकती है। जैसे यू नो वेरी वेल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टाइम को शो करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टाइम को शो करती है, और टाइम जो है ये मिली सेकेंड में है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टाइम को शो करेगी और ये जो टाइम जो होगा इसका यूनिट है मिली सेकेंड। इसी तरह से वर्टिकल लाइन जो है वोल्टेज को शो करती है, वोल्टेज में डिफरेंस जो आता है वोल्टेज को शो करेगी और वोल्टेज का यूनिट होगा मिली वोल्ट। इसी तरह से इस वोल्टेज में जैसे यू नो वेरी वेल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो जैसे -70 है, -70। तो -70 इसी तरह से जीरो से जितने भी नीचे वैल्यूज होंगे तो ये सब नेगेटिव होंगे, और इसी तरह से जीरो से अबव जो वैल्यू जाएंगे वो सब जो है पॉजिटिव वैल्यू होंगे। तो पोटेंशियल में जो चेंज आती है -70, और एक दूसरी फिगर हम यहाँ पे नोट करते हैं -55 मिली वोल्ट, और इधर जैसे -10 20 जो इस तरह से यकीनन जीरो के बाद वैल्यूज जो है प्लस में आएंगे। तो इधर हम लिख रहे हैं कि 20 30 40 और ये +50। वोल्टेज में चेंज या डिफरेंस जो आता है अकॉर्डिंग टू द आयन मूवमेंट। तो सबसे पहले जिस तरह से एक न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है, रेस्ट मेम्ब्रेन जो होती है, उस वक्त आपने नोट किया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो जब ये न्यूरॉन रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उसका जो मेजर किया गया मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वो था -70 मिली वोल्ट। और उसके बाद इसको जब कोई स्टिमुलस मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई साउंड है, टच लाइट है, ये सब स्टिमुलस है। स्टिमुलस मिलने के बाद थोड़ी सी इसमें पोलैरिटी में इसकी जो चेंज आती है, आयन मूवमेंट होती है, और आयन कौन से सोडियम आयन साइड द न्यूरोलेमा, फ्यू सोडियम चैनल ओपन होंगे और न्यूरोलेमा को क्रॉस करके, तो उस वक्त जो वोल्टेज जो मेजर किया वो -55 मिली वोल्ट। अगर -55 मिली वोल्ट होगा तो आगे और भी सोडियम चैनल ओपन होंगे, वोल्टेज सोडियम चैनल फास्टर जो ये ओपन होंगे, सोडियम आयंस और फास्ट आएंगे, और पोलर इसकी जो वोल्टेज के अंदर ऐसा डिफरेंस आता जाएगा। ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का जैसे एग्जांपल है। इस ये जो -55 मिली वोल्ट तक पहुंचना, इस वैल्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का काम यही, इसका मतलब यही होता है मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टार्ट द एक्शन पोटेंशियल। अगर इतना -50 मिली वोल्ट अगर ये इसको मिलेगा, इतनी चेंज आएगी तो आगे एक्शन पोटेंशियल होगा, अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। अदरवाइज उससे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, अदरवाइज उससे हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे अगर स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है तो और मजीद जैसे सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे, जैसे सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे तो यकीनन उसकी वजह से और सोडियम आयन दे रश इनसाइड द न्यूरोलेमा, साइटोप्लाज्म की तरफ आते जाएंगे। और ग्राफ के अंदर आप देखेंगे ये जो वर्टिकल लाइन है और भी जैसे ऊपर ही जा रही है, कितनी हद तक जब +50 का ये वैल्यू आएगा तो उस वक्त सोडियम आयंस की जो चैनल है ये स्टॉप हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो यकीनन उस वक्त सोडियम आयन जो पहले इधर क्विकर जैसे अंदर इनसाइड मूव कर रहे थे, अब जो है ये स्टॉप हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे एक पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, वो पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे।
पोटेशियम आयंस बाहर हम आते हैं, सब इलस्ट्रेशन को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए पूरी हम इस नर्व इंपल्स को एक सिंगल पेज से ही सीख सकते हैं। देन जो है पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड, कल हमने पढ़ा था, जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है वो ओपन होंगे। ओपन होने के बाद पोटेशियम आयंस की आउटवर्ड मूवमेंट होती रहेगी न्यूरॉन की इनसाइड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से वापस जो -70 मिलीवोल्ट है वो रिस्टोर होने लगता है। पर ये जो है किलो ईयर इनका थोड़ा सा लेट होता है, तो ये -90 तक भी चले जाते हैं, -90 तक चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे एक और चीज, जैसे कल हमने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम पंप, उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट होंगे तो इनिशियल जो आपको सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट होगा, उसके बाद इनिशियल जो -70 मिलीवोल्ट वो भी रिस्टोर हो जाएगा। और आयंस की जो मूवमेंट, आयंस की जो कंसंट्रेशन थी, इस जगह पे आयंस की कंसंट्रेशन ये थी कि इनसाइड द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और आउटसाइड सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। बट ये जो -70 भी हुआ है या -90 तक भी जाता है, तो उसमें ये होता है कि इनसाइड जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, क्योंकि इस जगह पे सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव होके आए थे। अब इनको निकालना है। कौन निकालेगा? सोडियम पोटेशियम पंप, ताकि एक तो -70 मिलीवोल्ट वो भी रिस्टोर हो जाए, प्लस जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो भी सेम जो है मेंटेन हो जाए। आयोनिक कंसंट्रेशन उस जगह पे ये थी, न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सोडियम आउटसाइड ज्यादा, वही सेम ये जो है आयोनिक कंसंट्रेशन इसके बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप को ऑपरेट करेगा। अब इन स्टेप्स के नेम क्या है, उनके नेम हम यहाँ पे नोट करते हैं। जैसे ये जो प्रोसेस है इसे कहेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन बिकॉज जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट में थी वो पोलराइज्ड थी, और उसकी सिचुएशन इस जगह की ये थी कि इनसाइड जो है पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन और आउटसाइड सोडियम आयन की कंसंट्रेशन थी। अब ऐसा होने से जो है ना उनकी जो अपोजिट काम हो गया, यानी इनसाइड जो है सोडियम आयंस इतने ज्यादा आ गए, तो इस अमल को कहेंगे डीपोलराइजेशन। और उसकी इफेक्ट की वजह से, उसकी इफेक्ट की वजह से ही जैसे ये प्लस, उसकी इफेक्ट वजह से जैसे जो न्यूरॉन ज्यादा है डीपोलराइजेशन की वजह से। उसके बाद जैसे इस जगह पे जब पोटेंशियल +50 तक पहुंच गया तो सोडियम चैनल क्लोज हो गए, शट डाउन हो गए, क्योंकि ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड चैनल है तो वोल्टेज की डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ओपन या क्लोज होते हैं। इस जगह पे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पर पोटेशियम चैनल ओपन होंगे तो मूवमेंट पोटेशियम आयंस की बाहर की तरफ होगी। हम सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, पर इस अमल को हम कहेंगे, इधर हम नोट करेंगे रीपोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस होगा इसे हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। वो डीपोलराइजेशन है और ये रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के बाद जैसे आप देखें -70 तक पहुंच गए, बट उसके अलावा जैसे और भी नीचे की तरफ ये जो पोटेंशियल गया है, और इस प्रोसेस को कहेंगे हाइपरपोलराइजेशन। बिकॉज हाइपर की मीनिंग होती है हाई, ज्यादा, पोलराइज्ड, हाइपरपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड, हाइपरपोलराइजेशन। ये जो हाइपरपोलराइजेशन का अमल हुआ जिसमें मोर जो पोटेशियम आयंस है वो आउटवर्ड गए, इस वजह वैल्यू अप टू -90 मिलीवोल्ट तक हो सकता है। इस ये जो नीचे की तरफ जो मूवमेंट है ये हाइपरपोलराइजेशन है। हाइपरपोलराइजेशन के बाद जैसे यू नो वेरी वेल सोडियम पोटेशियम पंप इस जगह पे ऑपरेट करता है। आयन एक्सचेंज जो है, इधर जो आयोनिक एक्सचेंज कंप्लीट इस पॉइंट पे हो जाती है, इस जगह पे आयोनिक एक्सचेंज कंप्लीट हो जाती है। ये कंप्लीट करवाने में किसका रोल होता है? इसमें रोल होता है सोडियम पोटेशियम पंप का होता है। सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है जो 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और बदले में 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आता है। तो आयोनिक एक्सचेंज कंप्लीट होने के बाद जो रेस्टिंग वाली स्टेट थी बिल्कुल उसके बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे एक
पोटेंशियल ये जनरेट हुआ है। एक्शन पोटेंशियल अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ न्यूरोलेमा, न्यूरॉन डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन टर्मिनल, इस तरह से सेम ये रिपीट होता रहेगा पूरी न्यूरॉन की लेंथ में। इसको कहते हैं एक नर्व इम्पल्स है, और इसको जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो तकरीबन 5 से 10 मिली सेकेंड एक एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होने में 5 to 10 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है इसके वैल्यूज जरा डिफरेंट है, पर ओवरऑल जैसे ये 5 to 10 मिली सेकेंड एक एक्शन पोटेंशियल में टाइम इसका लगता है। तो अब हम जैसे सबसे पहले ये इनकी नंबरिंग देते हैं, फिर नंबरिंग के बाद हम इस जो भी इस ग्राफिक के रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर होता क्या है उसको एक आयोनिक कंसंट्रेशन के हवाले से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेस्टिंग वाली कंडीशन है, इसको हम जैसे नंबर 1 देते हैं, और फिर जो उस करेंगे डीपोलराइजेशन है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर हम 2 देते हैं कि 2 नंबर स्टेप में क्या होता है। उसके बाद जैसे नंबर 3 स्टेप जैसे हम रीपोलराइजेशन का देते हैं। नंबर 4 जो है ये हाइपरपोलराइजेशन का इसको देते हैं नंबर, और नंबर 5 जो जैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप की ऑपरेट होने की स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम आते हैं नंबर 1 स्टेप पे, जो एक में जब न्यूरॉन होता है तो उसकी आयोनिक कंसंट्रेशन क्या होती है रेस्टिंग स्टेज में। नंबर 1, जब भी कोई न्यूरॉन रेस्ट में होगा, हम नंबर 1 सीख रहे हैं, और इस पोटेंशियल को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसे आरएमपी के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी। जब ये एक न्यूरॉन अनस्टिमुलेटेड होता है, एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला है, कोई भी नहीं है, न्यूरॉन इज अनस्टिमुलेटेड। अनस्टिमुलेटेड न्यूरॉन होगा तो उस सेल के अंदर जैसे एनवायरनमेंट जो है, जिससे हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म वाला एनवायरनमेंट है, उसमें आपको पता है कि ऑर्गेनिक एनाइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये सारे ऑर्गेनिक एनाइंस हैं, ऑर्गेनिक एनाइंस है, ऑर्गेनिक एनाइंस है जिनका लाइक चार्ज नेगेटिव में होती है। पर इस जगह पे यू नो वेरी वेल पोटेशियम आयंस की जो इनसाइड जो न्यूरॉन जिसका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसके बाहर जो फ्लूइड का एनवायरनमेंट है उधर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये जब नंबर 1 जो हमने रिप्रेजेंट किया है न्यूरॉन की ये सिचुएशन या पोजीशन की है। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट है, फ्लूइड एनवायरनमेंट है, उसके अंदर जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो साइटोप्लाज्म का जो एनवायरनमेंट है, न्यूरॉन का इंटीरियर एनवायरनमेंट है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर जो है पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जेठानंद, इफ यू आर लिसनिंग माय वॉइस, जेठानंद, जेठानंद, केमिस्ट्री जो पीडीएफ सेंड थी जो बोले और इस जगह ठीक होती है। ठीक है, तो ये नंबर 1 सिचुएशन है जिसमें जैसे न्यूरॉन की इनसाइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट जो नंबर 1 ग्राफ के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया था उस वक्त ये सिचुएशन होती है। अब नंबर 2 सिचुएशन पे आते हैं। नंबर 2 है दैट इज द डीपोलराइजेशन। उसके बाद डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होता है डीपोलराइजेशन। आज जैसे बहुत ही जैसे कल हमने पढ़ा था जो 5 चैनल्स वगैरह, तो इसी तरह से ये बेसिक सी जैसे बाकी डिटेल में बुक के हवाले से पॉइंट्स देखेंगे, एक बार और भी रिपीट हो जाएगा। होपफुली आप जो है सिलेक्शन पोटेंशियल जैसा मुश्किल टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब है जैसे डी का मतलब भी होता है जैसे अपोजिट है या रिमूव करना। जैसे इनसाइड जैसे पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और आउटसाइड जैसे सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब डीपोलराइजेशन में ये होगा सोडियम आयंस जो है दे मूव इनसाइड देन इनसाइड मिल रहा है, सोडियम चैनल ओपन हो रहे हैं।
बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पर जैसे आपको पता है कि एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जरूरी होता है, इतना होगा तो उसके नतीजे में जैसे मजीद जैसे सोडियम चैनल ओपन होंगे तो ही देन जो है सोडियम आयंस जो है न्यूरॉन के अंदर की तरफ मूव करेंगे। और इस मैकेनिज्म को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। थोड़े अंदर हुए, इंटर हुए, दाखिल हुए, तो उसके बाद जैसे मजीद जैसे सोडियम आयंस जो है दे रश इनसाइड द न्यूरोलेमा। और अब इसकी जो इनसाइड जैसे वैल्यूज है ना वो किस तरह से चेंज हुई पोटेंशियल के हवाले से आप देखेंगे कि पहले जैसे -70 था, उसके बाद जैसे -55 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जितने सोडियम आयंस ज्यादा इंटर हो रहे होते हैं तो उस वक्त अब वैल्यूज आगे प्लस की तरफ जाएंगी। जीरो, जीरो के बाद +10, और भी जैसे जितने सोडियम आयंस एंटर होते जाएंगे तो देन 20, 30 और +40 और अप टू +50 तक जो है जब ये वोल्टेज पहुंचेगा तो उधर जो है फौरन जो है ये सोडियम चैनल्स जो होते हैं जो वोल्टेज रेटेड है, ये सारे जो हम पॉइंट में नोट करते हैं कि जब भी कोई अनस्टिमुलेटेड जैसे न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसके नतीजे में वोल्टेज गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे। सोडियम चैनल ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है ये ओपन होंगे। उसकी वजह से सोडियम आयंस थोड़ा आवाज कम रखें, रश इनसाइड द रश इनसाइड द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म की तरफ आ गए। आगे फर्दर क्या होगा? फर्दर ये होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत मोर सोडियम चैनल ओपन होंगे। मोर सोडियम चैनल ओपन होंगे, जितने ज्यादा सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे तो उसकी जैसे वोल्टेज में ये डिफरेंस भी आता जाता है। जैसे -70, -55, देन वैल्यूज जो प्लस में 10, 30, 40 और अप टू द 50। जैसे +50 तक ये वोल्टेज पहुंचेगा तो उधर सोडियम जो चैनल है वोल्टेज गेटेड ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगे फौरन। उसके नतीजे में जैसे देखें कल हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं वोल्टेज के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ओपन और क्लोज होते हैं। ये चैनल होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ओपन या क्लोज होते हैं। अब जैसे एक +50 का जैसे वोल्टेज पहुंचा तो उस वक्त फौरन सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे। और वो जो प्रोसेस होगा नंबर 3 वाला होगा। और एक चीज यहाँ पे भी आप थोड़ा इसको रिकॉल करें कि इस जगह पे जैसे देखें पोटेशियम आयन उधर ही अंदर मौजूद है, इधर पोटेशियम आयन इस न्यूरॉन के अंदर मौजूद है। रश किसकी हुई है इनसाइड? वो हुई है सोडियम आयन की। ये तो अभी तक वो वही सेम जो रेस्टिंग से हम पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू है कि इसमें पोटेशियम आयन अपनी जगह पे मौजूद है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और पोटेशियम आयंस जो है बाहर की तरफ जाएंगे, जिस अमल को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन। नंबरिंग क्या है? नंबरिंग आई थिंक 3 है। 3 नंबर स्टेप होगा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन यानी जो चेंज हो गया था ना -70 से +50 तक का वो वापस +50 तक वैल्यूज आएंगे। जैसे जैसे अभी आपने देखा कि उसमें वैल्यूज में क्या चेंज आई है जब डीपोलराइजेशन का अमल हुआ। डीपोलराइजेशन का अमल हुआ तो ये हुआ कि -70 मिली वोल्ट से वोल्टेज जो है +50 तक मिली वोल्ट तक आ गया। तो इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। फिनोमेना इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन। अब जो होगा वो रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन हो इसका मतलब है +50 से वापस -70 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा और उसके लिए पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम आयंस की मूवमेंट होगी वो अपवर्ड होगी और इस अमल को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। इवन जैसे हम इधर डायरेक्टली लिख लेते हैं कि जो वोल्टेज जो +50 मिली वोल्ट तक था अब वो -70 मिली वोल्ट तक आएगा। इस अमल को कहिए डीपोलराइजेशन। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसा इस वजह से हो रहा है बिकॉज पोटेशियम चैनल जो है पोटेशियम चैनल
50 तक वोल्टेज पहुंचने के बाद पोटेशियम चैनल्स जो है ये ओपन होंगे। पोटेशियम चैनल्स ओपन होने की वजह से और रैपिडली, जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो लीड चैनल होते हैं उनके अंदर इतनी स्पीड नहीं होती, आयन जो मूव करते हैं या पास होते हैं, पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ये फास्टर जो है उनके अंदर आयंस की मूवमेंट होती है। पर कंपेयर किया जाए तो जैसे सोडियम चैनल जो है रश इनसाइड मूव रैपिडली, जैसे एकदम चेंज हो जाती है। इसी तरह से जो पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और रैपिड जैसे मूवमेंट होगी किसकी होगी? मूवमेंट होगी पोटेशियम आयंस की होगी। मूवमेंट होगी पोटेशियम आयंस की, किधर होगी? फ्रॉम इनसाइड न्यूरॉन, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के इनसाइड से निकल के ये कहां जाएंगे? आउटसाइड द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो फ्लूइड है उसके अंदर जो है ये आयंस मूव होंगे। किसके जरिए मूव होंगे? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की मदद से। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स की मदद से ये मूव होते रहेंगे। तो इसमें हम मेम्ब्रेन के हवाले से यहाँ पे एक सिचुएशन बनाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे आप देखते हैं इससे पहले स्टेप में वो आप साथ साथ में रिकॉल भी करते जाए। इससे पहले जो सोडियम आयंस जो है, काफी सारे सोडियम आयंस अंदर आए थे जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था वो +50 तक पहुंचा था। इस स्टेज में क्या हो रहा है? इस स्टेज में ये हो रहा है कि पोटेशियम आयंस के जो चैनल वोल्टेज गेटेड ये ओपन हुए और पोटेशियम आयंस जो है ये बाहर जा रहे हैं। तो ये रैपिडली जो है पोटेशियम आयंस जितने बाहर जाते रहते हैं तो उसकी पोटेंशियल में जैसे ये फर्क आएगा। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि वही वापस सेम -70 मिली वोल्ट जो है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। -70 मिली वोल्ट वो रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद एक और फिनोमेना नेक्स्ट है तो इसी से रिलेटेड है, हाइपरपोलराइजेशन। और ये पोटेशियम आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होती है यही अगर इनसाइड टू आउटसाइड निकलते रहेंगे तो पीछे जो ऑर्गेनिक एनाइंस पड़े हैं वो जाहिर है नेगेटिव चार्ज है। जब इन पॉजिटिव चार्ज वाले जैसे केटाइन जो है पोटेशियम जो जब बाहर जाएगी तो पीछे एनवायरनमेंट जो होगा वो जरा मोर जो है नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। कितनी मोर नेगेटिव? अब -90 हो सकता है, अप टू -90 तक। उसका रीजन क्या है? बिकॉज पोटेशियम चैनल जो होते हैं जब क्लोज होंगे तो वेरी स्लो क्लोज होंगे तो जाहिर है इतने ही मोर जो है पोटेशियम आयन से बाहर जाएंगे। तो इस अमल को कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। तो चौथा स्टेप होगा उसे मिलेंगे हाइपरपोलराइजेशन। नंबर 4 हाइपरपोलराइजेशन। नंबर 4 इज हाइपरपोलराइजेशन। चौथा जो स्टेप है प्रोसेस है वो है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर लफ्ज की मीनिंग ही होती है हाई, हायर कंसंट्रेशन। इसकी पोटेशियम आयंस की जो बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है मूवमेंट हो रही है। तो इधर हम पॉइंट्स में नोट करेंगे कि जो पोटेशियम आयंस है मूव आउटवर्ड जरा ज्यादा मोर। किस तरह से? जब -70 मिली वोल्ट हो जाता है उसके बावजूद भी जैसे पोटेशियम आयंस जो मूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है ये लीड से क्लोज होता है। क्लोज जो होता है वो लीड से होता है। लीड से क्लोज होने की वजह से जाहिर है वो चीजें सब बाहर चली जाती है तो वोल्टेज जो है उस वक्त पहुंच जाता है। वोल्टेज वो तकरीबन -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। इस अमल को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। कोई इशू नहीं, हाइपर पोलराइजेशन होगी तो एक और अभी चैनल भी मौजूद है जो आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। किससे रेफरेंस से? जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वही सेम कंसंट्रेशन अब मेंटेन करेगा। तो इधर हम देखेंगे ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, साथ साथ में ये पॉइंट इसको भी आप रिकॉल ही करते जाइए बिकॉज इसके अंदर जो है सोडियम आयंस जो है अंदर दाखिल हुए थे डीपोलराइजेशन की वजह से। डीपोलराइजेशन की वजह से इधर दाखिल हो रहे थे। और जो उसके बाद आपने देखा जब रीपोलराइजेशन हुई थी तो
पोटेशियम आयंस जो बाहर गए थे तो अंदर का एनवायरनमेंट -90 तक हो चुका था। तो किलो इसको वितरित करते हैं, जब किलो लेट से हुए हैं तो 70 से इनका वोल्टेज और भी नीचे चला गया है, जो -90 मिलीवोल्ट हुआ है बिकॉज ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम आयंस। क्यों हुई है? बिकॉज ये जो जरा थोड़ा लेट से होता है, वोल्टेज चला गया -90 मिलीवोल्ट। अब जैसे वापस जैसे -90 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट से वापस जो है -70 मिलीवोल्ट तक आना है, और आयोनिक कंसंट्रेशन वो होनी चाहिए, आयोनिक कंसंट्रेशन वो होनी चाहिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली हो। तो उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ऑपरेट करेगा, जो बदले में कितने जो पोटेशियम आयंस आएंगे, 2 आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल जो वो भी मेंटेन हो जाएगी। उसके लिए तो पोटेशियम पंप ऑपरेट करेगा। 5वां नंबर स्टेप है, आखिरी नंबर स्टेप, हम उस पे आते हैं नंबर 5 स्टेप। नंबर 5 सोडियम पोटेशियम पंप को जब ऑपरेट होगा, सोडियम पोटेशियम पंप हमने उसकी स्ट्रक्चर ऐसी देखी थी कि इधर जो है एक तरफ से जो 3 सोडियम आयंस जो होंगे, 3 सोडियम आयंस, एक सोडियम आयन, दूसरा सोडियम आयन, तीसरा सोडियम आयन, 3 सोडियम आयंस को ये बाहर भेजेंगे, 3 सोडियम आयंस को ये बाहर भेजेंगे, और उसके बदले में जब ऐसी सोडियम पोटेशियम पंप की स्ट्रक्चर है जिसमें जो 2 पोटेशियम आयंस होंगे वो अंदर की तरफ आएंगे, 2 पोटेशियम आयंस जो होंगे वो अंदर, 2 पोटेशियम आयंस जो होंगे, जैसे ये पोटेशियम आयंस जो है 2 जो होंगे वो इनसाइड इसके अंदर की तरफ आएंगे, जिनकी तादाद होगी 2, 3 सोडियम आयंस जो आउटवर्ड जाएंगे। इस वजह से ये इनिशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाला जो पोटेंशियल है वो भी रिस्टोर हो जाएगा, और आयोनिक कंसंट्रेशन वो भी सेम उस आरएमटी जैसी हो जाएगी, आरएमटी जैसी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वापस ग्राफ की तरफ आते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले देखें, जब एक न्यूरॉन जब रेस्ट में था तो उसे हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त वोल्टेज था -70 मिलीवोल्ट। जब भी स्टिमुलस मिला तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए, बट थोड़े ओपन हुए, इतने ओपन हुए कि वोल्टेज -50 तक पहुंचा, तो ही जो फर्दर आगे ये एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अदरवाइज माइनस इतना स्टिमुलस अगर नहीं है तो फिर ये आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो उस पोटेंशियल को कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना कर सके। -50 तक जैसे पहुंचा, उसके बाद मोर सोडियम चैनल ओपन हुए तो संबल को कहेंगे डीपोलराइजेशन, और वोल्टेज जाके +50 तक पहुंचा। +50 तक पहुंचने के बाद सोडियम जो चैनल है वो सब क्लोज हो जाएंगे, और उसके बदले में जैसे पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, और इधर पोटेशियम आयंस के इसके साथ ही लिख लेते हैं कि ये पोटेशियम आयंस जो आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है, इनकी आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है, और जो डीपोलराइजेशन हो रही है इधर सोडियम आयंस जो है इनवर्ड जो है इनसाइड जैसे न्यूरॉन उधर जो मूव हो रहे हैं, हाइपरपोलराइजेशन का अमल हुआ इधर जो है, मोर पोटेशियम आयंस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे न्यूरॉन से, तो ये हाइपरपोलराइजेशन हुई है। और ये आयोनिक एक्सचेंज सोडियम पोटेशियम पंप जैसे यू नो वेरी वेल 3 सोडियम आयंस जो है इनको बाहर भेजा है, और बदले में 2 पोटेशियम आयंस जो है इनसाइड आए, तो इस तरह से ये मेंटेन हो जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन। आप घर जाके ऐसा चार्ट अपनी जैसे हैंड राइटिंग में अपने रजिस्टर पे बना लें, और रजिस्टर पे बनाने के बाद जो उनकी करेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स है, जैसे लाइक नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है, नंबर 3 में क्या है, नंबर 4 में क्या है, नंबर 5 में इवेंट क्या हो रहे हैं, उनको सबको देखें, एक बार बुक को भी पढ़े, होपफुली आप समझ जाएंगे। इसके अलावा 1-2 और भी कुछ टर्म्स है जो आज हम पढ़ते यकीनन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती, इसको हम नेक्स्ट क्लास में एसटीबी बुक के हवाले से ही पढ़ेंगे, पर ये इसके जो फंडामेंटल्स या बेसिक्स हैं एक एक्शन पोटेंशियल के आज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कल आप इसको कहेंगे नहीं आज नहीं कल देखते हैं, तो कल फिर से आपको नहीं समझ में आएगा, फिर कभी नहीं समझ में आएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप खुद ऐसे आप खुद अपने से कोई चार्ट बना लें जो आपको हेल्प देगा।